बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इसराइल के रहनुमाओं और फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा तंजीम PLO के चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ यासर अरफ़ात के दरमियान होने वाले अमन मुज़ाकरात पे बात करेंगे, जिन्हें ओस्लो एकॉर्ड्स भी कहा जाता है और डेक्लेरेशन प्रिंसिपल्स के नाम से भी याद किया जाता है। 1917 वो साल है जिससे पहले फ़लस्तीन के इलाके पर सल्तनत उस्मानिया का कंट्रोल था, लेकिन फ़र्स्ट वर्ल्ड वार ने दुनिया में सियासी हवाले से बहुत सी तब्दीलियां पैदा कर दी। 1917 के बाद फ़लस्तीन के इलाके पर बरतानिया का कंट्रोल हो गया और 1917 में ही बालफोर डिक्लेरेशन सामने आया, जो कि एक ब्लैक डॉक्यूमेंट है जिसके ज़रिए बरतानिया ने फ़लस्तीन में मुसलमानों की सरज़मीन पर ज़बरदस्ती इस यहूदी रियासत कायम करने के हवाले से यहूदियों को तावन करने का यकीन दिलाया। आर्थर बालफोर, जो कि बरतानिया का वज़ीर ख़ारजा था, उसने सिहोनी रहनुमा रुथ शील्ड को एक ख़त लिखा और कहा कि बरतानिया की हुकूमत जो है वो फ़लस्तीन के अंदर यहूदियों के वतन के क़याम को एक अच्छी नज़र से देखती है और जंग के बाद पूरा इस हवाले से तावन किया जाएगा। इस ऐलान के साथ ही अरबों के अंदर एक तशवीश पैदा होगी, लेकिन अरब आज की तरह उस वक्त भी कमज़ोर थे और आपस में ही लड़ रहे थे। 1935 में बरतानिया ने इस हवाले से एक पेशरफ्त की और पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एक तजवीज़ पेश की गई कि फ़लस्तीन के इलाके को तकसीम करके दो मुल्क बना दिए जाएं, मुसलमानों का और यहूदियों का, और ये दोनों मुल्क कंट्रोल में बरतानिया के रहें। लेकिन इस बात को यहूदियों ने भी और मुसलमानों ने भी तस्लीम नहीं किया। सेकेंड वर्ल्ड वार जब 1939 में शुरू हुई तो दुनिया की जो आलमी तंजीम थी लीग ऑफ नेशंस, वो ख़त्म हो गई और उसके बाद 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई तो हुकूमत बरतानिया ने ये फ़लस्तीन का जो इशू था इसे अक़वाम मुत्तहिदा में पेश कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 29 नवंबर 1947 को एक करारदाद मंजूर की, जिसके मुताबिक फ़लस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम करने की बात की। इस पर 14 मई 1948 को अमल हुआ कि जब बरतानिया का अख्तियार ख़त्म हुआ तो साथ ही जो सिहोनी लीडर थे उन्होंने यहाँ पर इसराइल की रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसराइल की जो गवर्नमेंट कायम हुई उसके पीछे पूरी दुनिया की जो सुपर पावर्स थी, जिसमें अमेरिका और मगरबी ममालिक शामिल थे, उन्होंने इसराइल को मुकम्मल सपोर्ट किया, जबकि फ़लस्तीनी मुसलमानों के जो है वो साथ देने वाला कोई बड़ा इस्लामी मुल्क, ताकतवर इस्लामी मुल्क नहीं था। लेकिन फ़लस्तीनियों ने खुद ही अपने तौर पे अलग अलग ग्रुप्स बनाकर यहूदियों के ख़िलाफ़ जो है वो अस्करी कार्रवाइयों का आगाज़ किया, क्योंकि इसराइल ने जितनी रियासत हासिल की थी वो उस पर ही इक्तफ़ा नहीं कर रहा था। वो उसके बाद वह मुसलसल जो है वो फ़लस्तीनी मुसलमानों से उनके इलाके छीन रहा था। तो इस हवाले से मुख्तलिफ ग्रुप्स ने अपनी अस्करी कार्रवाइयाँ शुरू की, लेकिन इससे कोई बड़ा फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा था। चुनांचे 1964 में तमाम फ़लस्तीनी जमातों ने मिलकर PLO कायम कर ली, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और 1969 में जो एग्जेक्टिव कमेटी थी PLO की, उसने मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ यासर अरफ़ात को चेयरमैन मुंतखब कर लिया। यासर अरफ़ात ने PLO को ताकतवर तंजीम बनाने के लिए बहुत जदोजहद की। पहले PLO का हेडक्वार्टर उर्दन मुंतकिल किया गया और उर्दन से ये कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया और पूरा कंट्रोल किया गया। लेकिन जब शाह हुसैन पर दबाव आया अमेरिका का, तो वो दबाव बर्दाश्त न कर सका और उसने उर्दन से इस तंजीम को निकाल दिया, PLO को। उसके बाद यासर अरफ़ात ने PLO को लबनान में इसका हेडक्वार्टर मुंतकिल करके लबनान को मरकज़ बना लिया। लेकिन इसराइल ने लबनान के ऊपर भी जो है वो बमबारी की और फ़ौजी कार्रवाई की, तो यासर अरफ़ात को अपनी तंजीम वहाँ से निकालनी पड़ी। लेकिन यासर अरफ़ात ने हिम्मत नहीं हारी और
हेड क्वार्टर पीएलओ का जो है वो त्यूनस मुंतकिल कर दिया और त्यूनस में बैठकर फिर इसको पूरा कंट्रोल किया और बहुत सी कामयाबियां हासिल की। पीएलओ के अंदर बहुत सी तंजीमें थीं, लेकिन सबसे ज़्यादा मौसर और ताकतवर तंजीम जो थी वो अल-फतह थी। तो पीएलओ ने भी यहूदियों के खिलाफ काफ़ी कामयाबियां हासिल की। अमन का बड़ा ख़तरा पैदा हो रहा था और क्योंकि ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का हो रहा था, यहूदियों का भी नुकसान हो रहा था, तो इस हवाले से नार्वे सबसे तमाम मुल्कों से सबकत इस हवाले से ले गया कि उसने अमन के क़याम की कोशिशें शुरू की। और सबसे ज़्यादा किरदार नार्वे के जो वज़ीर ख़ारजा था जॉन जॉर्गन होस्ट और उसका साथी बड़ा फेमस डिप्लोमेट है तिर्जे रोड लॉर्सन। तो इन दोनों ने मिलकर जो है वो एक प्लान बनाया कि पीएलओ के चेयरमैन यासर अरफात को और इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त इसहाक राबिन, उन दोनों को ओस्लो बुलाया जाए। तो उन दोनों को ओस्लो बुलाया गया और ओस्लो में खुफिया मकामात पर इनकी मुलाकातें होती रहीं और ख़ुद जॉन जॉर्गन के घर भी ये मुलाकातें हुई, जिसका एक बड़ा अच्छा नतीजा निकला और 20 अगस्त 1993 को पहला एग्रीमेंट साइन हुआ। लेकिन ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद इसका ऐलान जो है वो 23 सितंबर 1993 को हुआ। 23 सितंबर 1993 को वाशिंगटन डीसी में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई जिसमें इसहाक राबिन इसराइली प्राइम मिनिस्टर और पीएलओ के चेयरमैन यासर अरफात शामिल दोनों ने शमूलियत की। तो वहाँ पे ये ऐलान किया गया। ये फर्स्ट एग्रीमेंट था। इस एग्रीमेंट के तहत वेस्ट बैंक जो था और गजा की पट्टी और जरीको के इलाके जो थे वो फ़लस्तीनियों को दे दिए गया और उन पर फ़लस्तीनियों की एक अबूरी हुकूमत 5 साल के लिए कायम हो गई। और यह तय किया गया कि मुस्तकिल हुकूमत के लिए मई 1996 से पहले हतमी फ़ैसला कर लिया जाएगा। इसके अलावा बदले में फ़लस्तीन का ये जो ग्रुप था पीएलओ जो तंजीम थी और दीगर ग्रुप्स, उन्होंने इसराइल के वजूद को तस्लीम कर लिया। जैसे कैंप डेविड अकॉर्ड में मिस्र ने अनवर सदात के सदर जो थे मिस्र के सदर अनवर सदात, उन्होंने जैसे तस्लीम किया था, इसी तरह जो है वो ओस्लो एग्रीमेंट के नतीजे में पीएलओ ने इसराइल के वजूद को तस्लीम कर लिया। वो जो ये पूरा इलाका था उसके 3 हिस्से बना दिए गए। हिस्सा ए जो था उसमें जुज़वी तौर पे इसराइल को खुद मुख्तारी दी गई। जो हिस्सा बी था उसमें जो शहरी कंट्रोल था वो तो दिया गया फ़लस्तीनियों को, जबकि फ़ौजी कंट्रोल जो था वो इसराइल के पास रहा और हिस्सा सी जो था उस पर मुकम्मल कंट्रोल इसराइल का तस्लीम किया गया। इस तरह कुछ ये चूँकि अमन के हवाले से बहुत पेशरफ्त थी, बड़ा ज़बरदस्त काम था कि फ़लस्तीन अथॉरिटी कायम हो गई और फ़लस्तीनियों के हकूक़ जो है वो तस्लीम कर लिए गए और बदले में फ़लस्तीनियों ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया। तो क़याम अमन के हवाले से तो ये एक बड़ी कामयाबी थी, जिसकी वजह से 1993 का जो अमन का नोबल प्राइज़ है वो 3 शख्सियात को दिया गया। मोहम्मद अब्दुर्रऊफ़ यासर अरफात जो पीएलओ के चेयरमैन थे, इसके अलावा इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे इसहाक राबिन वो, और तीसरे जो थे इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर जो थे शमून पेरेज़, उनको दिया गया। तो यानी 3 शख्सियात को ये 1993 का जो नोबल प्राइज़ है वो मुश्तरका तौर पे दिया गया। उसके बाद भी जो है वो कोशिश जारी रही और अमन के हवाले से मज़ीद एग्रीमेंट्स की कोशिश की गई। तो 1995 यानी सितंबर 1995 में मिस्र के शहर ताबा में एक और एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत जो था इसराइल के बहुत सारे इलाके जिन पर इसराइल का कब्ज़ा था, यानी बैतुल लहम, रमल्ला और किलकिलिया और इसी तरह जो है वो बाकी कुछ इलाके हेब्रोन वगैरह, उनके अलावा 450 के करीब देहातों पर फ़लस्तीनियों का हक तस्लीम कर लिया गया। तो ये भी एक बड़ी पेशरफ्त थी।
इस हवाले से एक अच्छा इकदाम हुआ कि फ़लस्तीनियों का हक़ फ़लस्तीनियों को मिल गया। लेकिन ये चूँकि यहूदी इस पे पसंद नहीं कर रहे थे इस एग्रीमेंट को, और उन्हें जो है वो इसहाक राबिन का ये इकदाम पसंद नहीं आया, तो सिहूनी यहूदियों ने इसहाक राबिन के ख़िलाफ़ एक पूरी जो है वो मूवमेंट चलाई, जिसके नतीजे में 4 नवंबर 1995 को एक सिहूनी यहूदी ने हमला करके इसराइल के प्राइम मिनिस्टर इसहाक राबिन को कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से ये अमन का अमल जो है वो खासा सुस्त हो गया। 1996 में नेतन्याहू, जो दाएं बाजू की जमात से ताल्लुक़ रखता था, जब वो प्राइम मिनिस्टर बना तो ये अमन मुज़ाकरात बहुत ही ज़्यादा मुतासर हुए और इन पर अमल की रफ्तार बहुत सुस्त हो गई। अमेरिका ने 2000 में एक बार फिर कोशिश की कि ये अमन मुज़ाकरात बहाल किए जाएं और जो मुआहदे हो चुके हैं, ओस्लो अकॉर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं, उन पर तेज़ी से अमल दरामद हो। तो उसके लिए उसने कैंप डेविड में जो है वो PLO के चेयरमैन यासर अरफात को बुलाया और फॉरेन मिनिस्टर जो थे इसराइल के और आला हुकाम को बुलाया, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस नाकाम रही, कामयाब नहीं हुई। सन 2000 में ही फ़लस्तीनियों की तरफ से दूसरा इंतफाज़ा शुरू हो गया। इंतफाज़ा का मतलब है बेदारी। तो पहला इंतफाज़ा 1980 में हुआ था और दूसरा इंतफाज़ा जो है वो 2000 में हुआ, और उसके बाद हमास ने और हिज़्बुल्लाह ने खुदकुश हमले इसराइलियों के ख़िलाफ़ शुरू कर दिए, जिसकी वजह से फिर इसराइलियों की तरफ से बमबारी हुई। गज़ा की पट्टी पे बहुत ज़्यादा बमबारी हुई तो सैकड़ों मुसलमान शहीद हुए। गज़ा की पट्टी जो है वो शुमाल से जनूब की तरफ 40 किलोमीटर है और मशरिक से मगरिब की तरफ सिर्फ 10 किलोमीटर है, तो यानी इंतहाई तंग पट्टी है, और इसमें तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब मुसलमान आबाद हैं। यानी इतनी तंग इलाके में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, और इसलिए जब भी इसराइल की बमबारी होती है तो सैकड़ों मुसलमानों की शहादतें होती हैं। उसके बाद से अब तक जो है वो मुस्तकिल तौर पर जो है वो इसराइली फ़ौजियों की तरफ से मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ रॉक पे हमले होते रहते हैं, और गज़ा की पट्टी और मगरबी किनारे पे मुसलमानों की ज़िंदगियों को जो है वो शदीद ख़तरात लाहक हैं। गोया कि अपार्थीड की पॉलिसी पर जो है वो अमल पैरा है इसराइल, यानी नस्ल कुशी कर रहा है मुसलमानों की। तो आज की गुफ्तगू में हमने ओस्लो अकॉर्ड्स पे बात की। उम्मीद है ये मालूमाती गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया।